हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं पेशेंट से फ्री हुई हूँ। मेरी भूत जैसी हालत हो गई थी। अभी बाल वाल ठीक किए हैं सब। मैंने सोचा कि वीडियो बनानी है तो थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए अपने आप को। एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, टेकी गर्ल भानु। तो ये मैं उन्हीं के कहने से बनाने जा रही हूँ। उन्होंने बोला था कि मैम आप अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करिएगा। आज आप भी जान जाएंगे कि मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे मेरी डिलीवरी हुई। चलिए स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको। मैं बेसिकली नोएडा से हूँ। मेरा मायका नोएडा से है, ससुराल मेरा यहाँ ईस्ट यूपी बांदा में है। अब शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ। ज़्यादातर जो नोएडा के लोग हैं या जो एनसीआर के लोग हैं अपने लोकल एरिया में ही मैरिज करते हैं, और मैं इतनी दूर बांदा कैसे आ गई। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मेरे हस्बैंड थे वो हमारे रिलेशन में ही थे। कई बार होता है ना, लड़का रिश्तेदारी में देखा जाता है, तो ये ऐसे रिलेशन में ही थे। और जब हमारी शादी तय हुई थी उस टाइम ये बेंगलोर में किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। हमारी सगाई हो गई। सगाई करने के कुछ दिन बाद, शायद इसे मेरी किस्मत कहेंगे, कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब हो गई तो वही जो होता है कि ऑफिस से छुट्टी लेके घर आ गए। घर आके इनका काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला। तो पेरेंट्स को लगता है ना कि यार इसकी शादी भी होने वाली है, उधर इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा ना हो कि दोबारा अगर ये बेंगलोर जाए तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम बस यहीं हमारे पास ही रहो। वैसे भी ये अपने पेरेंट्स के इकलौते हैं, इनके कोई भी सिबलिंग नहीं है। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो बिज़नेस करते हैं। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि भाई हमारा बिज़नेस भी है। और होता है ना, जिनका बिज़नेस होता है उनके बच्चे कहीं ना कहीं देर सबेर बिज़नेस में आते ही आते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई चलो ठीक है, कहीं तुम्हारी दोबारा तबीयत ख़राब ना हो जाए, तुम यहीं रहो, शायद बेंगलोर का हवा पानी तुम्हें सूट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जब सगाई हुई हमारी तब तो ये बेंगलोर में जॉब करते थे और शादी फिर बांदा से ही हुई। तो ये तो हो गई हमारी शादी के बाद, 2006 में हुई थी। फिर शादी के बाद हम हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग फैमिली प्लान करेंगे, उसके बाद मैं अपने काम पे आऊँगी। अप्रैल 2007 में मैंने अपना फर्स्ट बेबी कंसीव किया था। लेकिन कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर 3-4 महीने का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि हीलिंग भी ज़रूरी होती है अंदर यूट्रस में, फिर हमने दोबारा ट्राई किया और फिर अगेन कंसीव किया मैंने। मेरे कंसीव करने से डिलीवरी तक की मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, तो जब अब सेकेंड टाइम मैंने कंसीव किया तो हम बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे थे, एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए थे। और हमने तुरंत जो हमारे बांदा की गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया। जब उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका क्योंकि फर्स्ट बेबी मिसकैरेज हो गया है तो आपको सेकंड टाइम में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने होंगे, जिसके तहत उन्होंने मुझे हर हफ्ते हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने शुरू किए थे। और ये जो इंजेक्शन है ये मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लेने पड़े थे। जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। मैंने ऐसे टीवी में देखा हुआ था कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो किसी भी लेडी का खट्टा खाने का मन होता है। देखिए बुक्स में तो ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगा कि टीवी में दिखाते हैं तो ऐसा होता ही होगा, हर चीज़ बुक्स में थोड़ी ना होती है। तो अब मैं ये सोचूं कि हे राम, पता नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरा तो खट्टा खाने का ही मन नहीं करता। मैं प्रेग्नेंट भी हूँ या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो है, नॉर्मल तो है ना सब कुछ, मेरा खट्टा खाने का ही मन नहीं होता। अच्छा, इसके साथ ही रिलेटेड एक और बात बताती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, एक्चुअली हस्बैंड की कज़न सिस्टर हैं। तो जब उन्हें पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट हैं तो वो बेचारी अपने स्कूल के आसपास कहीं इमली का पेड़ होगा, मेरे लिए स्पेशली इमली तोड़ के लाई पेड़ से। तो उन्होंने मुझे ला के दी कि भाभी ऐसे में खट्टा खाने का मन होता है ना, तो ये लीजिए, ये आप खा लीजिएगा। अब मैं ये सोचूं कि ये बात सच है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो खट्टा खाने का मन होता ही है। देखो ये तो अभी अनमैरिड हैं, इन्हें भी ये चीज़ पता है कि खट्टा खाने का मन होता है, लेकिन मुझे तो खट्टा खाने का मन होता ही नहीं है। अब मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ कि मेरा खट्टा खाने का मन क्यों नहीं होता, कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहाँ बात अटकी हुई है, खट्टा खाने का मन क्यों नहीं हो रहा, बस यही चलता रहे। अच्छा, मेरा प्रेगनेंसी का ऐसा टाइम गया कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी मैं चटपटा खाना शुरू कर देती थी। आपको पता है मैं स्पेशली अपने लिए चटनी बनाती थी, और वो चटनी ऐसी कि जितनी हम नॉर्मली चटनी को स्पाइसी करने के लिए मिर्च डालते हैं ना, उसकी डबल डालती। और डबल डालने के बाद भी मुझे लगता कि अब भी फीका फीका है। उस चटनी को घर में कोई और तो नहीं खा सकता था। और जितना चटपटा खाना खाते ना उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता, ये लगता कि हाँ अब कुछ बॉडी में गया है,
अगर चटपटा खाना ना खाओ तो एक खालीपन सा लगता था कि जैसे नीयत नहीं भरी। पेट तो भर जाता था लेकिन लगता था कि जैसे मज़ा नहीं आया, खाना खा भी लिया पता ही नहीं चला, ऐसा कुछ लगता था। तो बहुत स्पाइसी खाना मैंने खाया है। और इस टाइम पे मैंने जो गेहूं की रोटी होती है वो बहुत कम खाई है। गेहूं की रोटी से मुझे एक अजीब सी स्मेल आती थी, पता नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता था उसे खाने का। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको शेयर करूंगी। उस टाइम पे ना मेरा बॉडी वेट 50 केजी था। अभी जो आप मुझे देख रहे हैं मैं 60 केजी की हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल 10 किलो कम। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, फोर्थ शुरू हो गया, तो मैं बार बार मिरर के सामने खड़ी हूँ और मैं कहूँ मेरा पेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये सोचूं कि मेरा पेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे एक्चुअली होता क्या है, जो फीटस है वैसे भी 4 महीने के बाद ही वो दिखना शुरू होता है। वो इतना छोटा होता है कि जो पेल्विक एरिया है, जो एब्डोमन है, वो वहीं पे रहता है। लेकिन वही है ना कि थ्योरी में ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम तो सारी चीज़ें टीवी से कंपेयर करने लग जाते हैं, टीवी में दिखाने लग जाते हैं कि पेट इतना बड़ा हो गया। तो मैं ये सोचूं कि यार 4था महीना चल रहा है, पेट बड़ा क्यों नहीं है। ऐसे अब जब मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने गई तो मैंने उनसे ये बात बोल दी कि मैम 4था महीना चल रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, मेरा पेट क्यों नहीं निकला अभी। तो वो बहुत तेज़ हंसी। तो बोली अभी सिर्फ 4था महीना शुरू हुआ है, अभी 6ठे तक आने दीजिए, फिर उसके बाद आपका पेट जितनी स्पीड से बढ़ेगा ना, आप तो इसे छुपाती घूमेंगी कि अरे इतना मोटा हो रहा है, अलग ही दिख रहा है, अरे मैं शादी पार्टी में जाऊँ क्या पहनूँ कि इसको ढक लूँ। और जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि 6ठा महीना कंप्लीट हो गया, तब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। वो ये कि जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे ना बेबी के मूवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्टिल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेट में कोई सांप है। सीरियसली अभी मैं खुद सोच रही हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो कभी जैसे बेबी के मूवमेंट होते हैं अंदर, तो मुझे लगता कि कोई सांप है वो अंदर ही अंदर घूम रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना डर जाती थी और मैं भगवान से आंखें बंद करके प्रे करने लग जाती थी कि भगवान प्लीज़ वो सांप नीचे ही रहे, वो ऊपर ना आए। कभी कभी तो इमेजिनेशन में मैं ऐसे सोचती थी कि कहीं वो जो है ऊपर की तरफ ना चढ़ाए, जैसे डकार आती थी ना तो मैं डर जाती। और मैं इसके लिए इतना सीरियस थी कि मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट, जब वो अल्ट्रासाउंड करती थी ना, तो मैंने उनसे स्पेशली पूछा कि मैम बेबी ही है ना यूट्रस में, कुछ और तो नहीं है एक्स्ट्रा चीज़। जबकि मुझे अच्छे से पता है, मैंने पूरी एनाटमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, 8वें महीने में एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो मोस्टली लेडीज़ को होती है। वो ये था कि मुझे ना हिप में पेन शुरू हो गया था, राइट साइड में। तो मैं ये सोचती थी कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब डिलीवरी हो जाएगी तब भी ये होता रहेगा। आप सोचिए वो पेन मेरा इतना ज़्यादा था कि जब मैं अपने रूम से किचन तक जाती थी ना, तो कई बार तो अगर मेरा कोई पर्सनल काम है तो मैं यही सोच के रह जाती थी कि अरे यार मुझे ही तो चाय पीनी है, चलो ठीक है रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा जब सबकी बनेगी। ऐसे, क्योंकि जब सबकी बनानी होती है तब तो मजबूरी है, आपको उठना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे उस टाइम पे हिप में बहुत पेन हुआ। और कई बार ऐसे ख्याल आते थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ। फिर मैंने इस चीज़ को भी अगेन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं पैथोलॉजिकल कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होता ही है। फिर फाइनली वो टाइम आया जब मेरा बेबी आने वाला था दुनिया में। 4 जून 2008 को मुझे दर्द होने शुरू हुए दोपहर में। दोपहर को मेरे पेन शुरू हुए और शाम को हम लोग हॉस्पिटल गए। थोड़ा सा बड़े लोगों में ये होता है ना कि कभी ऐसे ही पेन हो रहा हो, अब ये होने का टाइम है, तो कई बार ऐसे ही पेन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिलीवरी का टाइम हो। तो शाम हो गई, अब शाम को बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गए थे। सब लोग जो मोहल्ले पड़ोस के हैं वो भी कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि आज अब डिलीवरी हो ही जाएगी। पेन धीरे धीरे बढ़ते चले गए और फाइनली रात में 12:05 पे, यानी कि 5 जून 2008 को फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरी जो डिलीवरी हुई वो बांदा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, नॉर्मल हुई थी। हम लोगों ने एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर की थी। जैसे घर में डिस्कशन करते हैं ना, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हम किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो सिजेरियन कर दें, क्योंकि देखिए उनके पास ना तो इतना टाइम होता है और उनके पास सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि केस ना बिगड़े, प्लस पेशेंट भी जल्दी ही पेन वगैरह से बाहर आ जाता है, तो वो लोग सिजेरियन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं होती, तो वहाँ पे तो नॉर्मल डिलीवरी होती ही होती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही प्रेफर करेंगे हम। 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। जैसे कि एक तरीका ही होता है कि 48 आवर्स पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। 2 दिन बाद हम लोग अपने घर आ गए।
सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एक बेटे के बाद जैसे जब मैंने दोबारा चाहा कि अब बच्चा होना चाहिए, तो कुछ ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि 3 बार मेरे अपने आप मिसकैरेज हो जाती थी। फिर फाइनली हमने डिसाइड करा कि बस अब एक ही बहुत है। मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैं उसी में इतनी बिजी रहती हूँ कि कई बार ये सोचती हूँ कि अगर 2 होते तो फिर मेरी क्या हालत होती। आज वो 12 साल का हो गया है, 7th क्लास में है। अभी जब मैंने आपको अपनी ये स्टोरी बताई तो मुझे लगा मैं बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंच गई हूँ, 12 साल पहले वाले टाइम में। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे शेयर करके। ये मेरी फ़र्स्ट ऐसी स्टोरी है, इससे पहले मैंने कभी अपलोड नहीं करी है। मुझे नहीं पता कि शायद इसको और सुंदर तरीके से करा जा सकता होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।